गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग लास्ट टर्म पर राजा राम मोहन रॉय के राजनीतिक विचारों को देख रहे थे, उनके धार्मिक विचारों को देख रहे थे और उनका व्यक्तिगत परिचय के बारे में अपन लोगों ने देखा था। आज अपन लोग जो लेने जा रहे हैं वह है राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचार। राजा राम मोहन रॉय को भारत में हम सामाजिक सुधारों के अग्रदूत के रूप में मानते हैं। उनकी जो आध्यात्मिक आस्था थी, उदार मानव मूल्यों के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, उन्हें इस बात के लिए झकझोरा कि वे भारतीय समाज में धर्म, परंपरा व विश्वासों के नाम पर सदियों से चली आ रही कुरीतियों के उन्मूलन के लिए साहसपूर्वक संघर्ष करें। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता का केवल वैचारिक स्तर पर ही प्रतिपादन नहीं किया, अपितु परंपरावादी हिंदुओं के गंभीर विरोध के बावजूद समाज सुधारों के लिए सक्रिय और संगठित प्रयास भी किए। और ये उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत में विशिष्टतः हिंदू समाज में शताब्दियों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय के अनेक पक्षों का प्रचलन समाप्त करने के लिए राज्य को कदम उठाने पड़े। राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक विचारों को हम इस प्रकार से रख सकते हैं। सबसे पहले उनके द्वारा सती प्रथा का विरोध किया गया। राजा राम मोहन रॉय के समय में महिलाओं को हर स्तर पर अन्याय का सामना करना पड़ता था। न केवल उन्हें अशिक्षित और निरक्षर रखा जाता था, बल्कि वो संपत्ति के अधिकारों से भी वंचित थी। बाल विवाह प्रचलन में था। पर्दा प्रथा के द्वारा उन्हें नियंत्रण में रखा जाता था। सती प्रथा जैसी बर्बर और क्रूर अमानवीय व्यवस्था के द्वारा पति की मृत्यु होने पर जीवन से भी वंचित कर दिया जाता था। सती प्रथा का कोई धर्म सम्मत या शास्त्रीय आधार नहीं था, बल्कि यह हिंदू समाज में व्याप्त हो गई एक सामाजिक विकृति मात्र थी। उन्होंने सरकार के द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की और ये उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि अंग्रेज सरकार को सती प्रथा का विरोध करना पड़ा। रॉय के द्वारा सती प्रथा का विरोध करते हुए तर्कसम्मत तरीकों से ये स्पष्ट किया गया कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं थी, बल्कि स्वार्थी रिश्तेदारों के द्वारा अपनी विधवा बहुओं के भरण पोषण से बचने के लिए, भरण पोषण के खर्चे से छुटकारे के लिए वो इस प्रथा को जारी रखना चाहते थे। दूसरा उनका जो मुख्य विचार है वो है महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में, उनके अधिकार के बारे में, उनकी शिक्षा एवं पुनरुद्धार का समर्थन करने के बारे में। राजा राम मोहन रॉय की ये स्पष्ट रूप से मान्यता थी कि स्त्रियों को समाज में सम्मानपूर्ण स्थान प्रदान किए बिना देश का विकास और समाज का उत्थान असंभव है। इसीलिए उन्होंने नारी उत्थान के लिए विभिन्न प्रयास शुरू किए। इसमें सबसे पहले महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिए जाने पर जोर दिया। उनकी ये मान्यता थी कि शिक्षा प्राप्त करके महिलाएं न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगी, बल्कि सुशिक्षित होकर के वो समाज में उपयोगी भूमिका भी निभा पाएंगी। रॉय ने स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया और एक ऐसी वैधानिक व्यवस्था की मांग की कि कोई भी हिंदू पुरुष एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह न कर सके। केवल यही नहीं, उन्होंने हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार दिए जाने की मांग की। इस संदर्भ में उन्होंने प्राचीन कालीन धर्मशास्त्रियों को उद्धृत करते हुए बताया कि प्राचीन भारत में भी स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार मिला हुआ था और इस प्रकार से राजा राम मोहन रॉय स्त्रियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के प्रति अपने प्रगतिशील विचारों के माध्यम से स्त्री जागृति और स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो हम लोग लेंगे वह है जाति प्रथा का विरोध और सामाजिक असमानता का विरोध। राजा राम मोहन रॉय
आधुनिक भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये एहसास किया कि समाज में जो विभिन्न प्रकार के विघटनकारी तत्व विद्यमान थे उन सबका मुख्य आधार जातिगत संकीर्णता थी। समाज में भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायियों ने भिन्न भिन्न जातियों में संकीर्णता, धर्मांधता, जातीय श्रेष्ठता और ऊंच नीच की भावनाओं को जन्म दे रखा था। राजा राम मोहन रॉय ने इस बात का एहसास कराया कि जाति व्यवस्था ने न केवल समाज को खोखला बना दिया अपितु हिंदुओं को भी राजनीतिक रूप से कमजोर बना डाला। जाति प्रथा का विरोध करते हुए रॉय ने दो बातों पर बल दिया। एक, जाति का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म होना चाहिए। दूसरा, किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ अथवा हेय नहीं माना जाना चाहिए अपितु उसकी उपलब्धियों, गुणों के आधार पर श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। लास्ट हम लेंगे रूढ़िवादिता और संकीर्णता का विरोध। काफी कुछ तो हम लोग धार्मिक विचारों में इस मुद्दे के ऊपर बात कर चुके हैं, थोड़ा सा इसमें और लेंगे और वो ये है कि रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का विरोध रॉय के सामाजिक दर्शन का आधार था। वे प्रत्येक परंपरा और परिपाटी का विवेक सम्मत मूल्यांकन करके ही उसे अपनाए जाने या त्याग देने के पक्ष में थे। उनका ये तर्क था कि भारतीय समाज में ऐसी अनेक परिपाटियां प्रचलित थीं जिनका आधुनिक समय में कोई तर्क सम्मत आधार या व्यावहारिक औचित्य नहीं था। इसी प्रकार से वे सामाजिक जीवन में संकीर्णता के घोर विरोधी थे और उनका ये दृष्टिकोण था कि भारतीयों को दूसरी सामाजिक पद्धतियों से भी अच्छी बातें और श्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करने में उदार और खुला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कुल मिलाकर के कहें तो हम ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों की तरफ ध्यान दिलाया। स्त्रियों को शिक्षा, संपत्ति, व्यक्तिगत अधिकारों की वकालत की और उन्हें पुरुषों के समकक्ष मानते हुए समानता का दर्जा भी दिया। नेक्स्ट हम लोग लेंगे राजा राम मोहन रॉय के आर्थिक विचार। यद्यपि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा गोखले की तरह तो स्पष्ट रूप से आर्थिक सिद्धांतों का कोई प्रतिपादन नहीं किया गया, लेकिन तथापि उस समय के भारतीय समाज की जो आर्थिक समस्याएं थीं उसके लिए वे पूर्ण रूप से जागरूक थे और उन्होंने इसकी तरफ ध्यान देते हुए ये कहा कि भारत की साधारण जनता, किसानों और मजदूरों की जमींदारों, जागीरदारों और शासन के शोषण से रक्षा होना चाहिए। दूसरा एम्फेसिस था कि देश के नागरिक प्रशासन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एक्सपेंडिचर में कमी होनी चाहिए जिससे कि सरकार को अधिक कर लगाने की जरूरत ना पड़े। तीसरा, देश से धन की निकासी को रोका जाना चाहिए और आर्थिक विकास के लिए ब्रिटिश सरकार को सभी प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। यहाँ पर जो खर्च को बचाने की बात है उसके ऊपर उनका ये तर्क था कि विलासिता की जो सामग्री है, विलासिता की सामग्री के ऊपर कर ज़्यादा लगाया जा सकता है क्योंकि अमीर लोगों के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा ये कहा गया कि उच्च वेतनमान के जो यूरोपियन कलेक्टर्स हैं उन यूरोपियन कलेक्टर्स की तुलना में भारतीय कलेक्टर्स को रखा जाए जो भारतीय होने के नाते कम वेतन पर भी काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से सैनिक व्यय में कमी करते हुए उनका ये तर्क था कि स्थायी फौज की संख्या में कमी की जाए और जो किसान हैं उन्हीं किसानों को सैनिक प्रशिक्षण दे करके भारत की रक्षा के लिए रिजर्व्ड फोर्स के रूप में रखा जा सकता है। यद्यपि आर्थिक विकास के लिए रॉय ने स्वतंत्र व्यापार के विचार का समर्थन किया, उन्होंने ये विचार रखा कि देश से बाहर जाने वाला जो भारतीय माल है उस भारतीय माल पर से ब्रिटिश शासन के द्वारा कर हटा दिया जाना चाहिए जिससे कि विदेशी बाजार में भारतीय माल की अच्छी खपत हो। इसी प्रकार से उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नमक को तैयार करने का एकाधिकार था
तो रॉय का ये विचार था कि इस एकाधिकार को समाप्त करके कम मूल्य के ऊपर ज़्यादा अच्छा नमक प्रदान प्राप्त हो सके, ये कोशिश होनी चाहिए। लास्ट में हम लेंगे कि राजा राम मोहन रॉय का क्या योगदान रहा भारतीय राजनीतिक विचारों के संदर्भ में, भारतीय राजनीति के संदर्भ में। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि राजा राम मोहन रॉय एक रूप में अद्भुत व्यक्ति थे, जिसमें उनकी दूरदर्शिता, उसकी कल्पनाशीलता महान थी, और वो ऐसे मानव थे जिन्होंने अपने आप को समाज के लिए समर्पित कर दिया था। उनके मन में मनुष्य और ईश्वर दोनों के लिए अगाध प्रेम था। वे निर्भीक, सच्चे तथा ईमानदार थे। विविध धर्मों के प्रकांड पंडित थे, और इसी ज्ञान के आधार पर वो राष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक जीवन को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते थे। तो योगदान के संदर्भ में हम जो पहला पॉइंट ले सकते हैं वो ये कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हर धार्मिक मामले के ऊपर एक रीजनल अप्रोच अपनाई गई, एक रैशनल अप्रोच अपनाई गई, एक बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, पाश्चात्य जीवन, इन सब के लिए एक रैशनल दृष्टिकोण अपनाते हुए ये कहा गया कि परंपराओं के नाम पर जो भारतीय धार्मिक और सामाजिक जीवन में कुरीतियां प्रचलित हैं उनको खत्म किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ पश्चिम की व्यवस्था को लेकर के ये नहीं कह सकते कि वहां सब कुछ श्रेष्ठ है। उनका ये कहना था कि पश्चिम में जो श्रेष्ठ है उसे आप लीजिए, भारत में जो श्रेष्ठ नहीं है, जो कुरीतियां हैं, उनको आप दूर कीजिए। तो इस रूप में अंधविश्वास, अविवेक, अकर्मण्यता और भाग्यवाद का विरोध राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया। नेक्स्ट जो हम लेंगे वो है पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता के रूप में। राजा राम मोहन रॉय को बेसिकली हम पुनर्जागरण के प्रथम वक्ता के रूप में, पुनर्जागरण के पुरोधा के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर उन्हें उस समय जो भारतीय समाज था एक प्रकार से अधः पतन की अवस्था में पहुंच चुका था। धार्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह दो भागों में विभक्त था। एक तरफ तो वो व्यक्ति थे जो अंधविश्वास, रूढ़ियों और धार्मिक संकीर्णताओं से गहरे डूबे हुए थे, तो दूसरी तरफ समाज के लिए उपयोगी किसी नवीन विचार और व्यवहार को स्वीकार करने की बात को सोचने में भी वो असमर्थ थे। तीसरी तरफ ये स्थिति थी कि भारतीयों का एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति भारी आकर्षण अनुभव कर रहा था, और ये वर्ग पाश्चात्य संस्कृति को, जीवन को, सभ्यता को श्रेष्ठ मानते हुए ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था, और उन्हें अपना धर्म, अपनी संस्कृति, ये सब चीजें निम्न दिखाई देने लगी, हेय दिखाई देने लगी। तो ऐसी स्थिति में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा साहस का परिचय देते हुए इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया कि अन्य धर्मों और संस्कृतियों की तुलना में भारतीय धर्म और संस्कृति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। कमी है तो केवल ये कि जो विद्यमान कुरीतियां हैं उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, या जो कुरीतियां विद्यमान हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए, जिसको कि हटाने की कोशिश कभी की ही नहीं गई। तो यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय पुनर्जागरण के प्रतिपादक थे, पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता थे, प्रथम पुरोधा थे, पुनर्जागरण के जनक के रूप में हम उनका नाम ले सकते हैं। इसी प्रकार से उनके द्वारा धर्म के संदर्भ में, समाज के संदर्भ में एक अडिग सुधारक, अडिग योद्धा के रूप में उन्होंने काम किया, जिसमें बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा, विविध धार्मिक आडंबरों का तीव्र विरोध किया। राजा राम मोहन रॉय के इस कदम को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि धार्मिक सुधार के क्षेत्र में जो कार्य मार्टिन लूथर ने यूरोप में किया, वही कार्य राजा राम मोहन रॉय के द्वारा भारत में किया गया।
इसी प्रकार से सामाजिक जीवन में उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, विधवा विवाह का निषेध, भ्रूण हत्या, छुआछूत और जातिगत संकीर्णताएं, समुद्र यात्रा का निषेध आदि इन सब का बड़ा ही जबरदस्त विरोध किया। और उन्होंने परंपरावादी पंडितों का विरोध करते हुए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपना समर्थन प्रदान किया। नेक्स्ट और लास्ट हम लोग लेंगे मानववाद और अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन। राजा राम मोहन रॉय एक महान मानवतावादी थे जो विश्व नागरिकता के प्रतिपादक थे और विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। राजा के विचारों में मानवता के कल्याण की जो महत्वाकांक्षा थी वो निहित थी और इसी आधार पर उन्होंने धर्म को अमानुषिक प्रवृत्तियों से मुक्त करने का एक साहसिक प्रयास किया। वो सभी धर्मों के श्रेष्ठतम अंशों में एक सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे और उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो दया, सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता तथा बंधुत्व की मजबूत कड़ियों से निर्मित हो। केवल यही नहीं, वो समस्त मानव जाति को भी एक परिवार, विभिन्न राष्ट्र और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। तो राजा राम मोहन रॉय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसलों के द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राम मोहन रॉय का जो अंतरराष्ट्रीयवाद था वो बहुत ही ऊंचे स्तर का था। नेक्स्ट टाइम पे हम स्वामी दयानंद सरस्वती लेंगे। थैंक यू।